रेहाना और रवि की शादी के वक्त रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन ब्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो। उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ। तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है, और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगी तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है। बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त
मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। आ, अब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप ना, आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी, जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है। कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? अ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। बात नहीं मानती और बहू के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने। शाम को जब सास वापस आती है तो, ये लीजिए, सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए। अरे इसमें से तो बदबू आती है, छी 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 छी, मुझे नहीं करना ये इस्तेमाल। अरे तो साबुन से हाथ धो लीजिए। इतनी बार हाथ धुलवाएगी तो चमड़ी गल के नीचे गिर जाएगी। माँ जी, आप बाहर से आई हैं, हाथ धोने का तो सरकार भी कह रही है। मेरी नहीं तो किसी की तो सुन लीजिए। मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ, मेरे अपने नियम है। कोरोना है। अरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है? यार माँ जी, जरा सी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। नहीं नहीं, नहीं, सुना नहीं? नहीं, नहीं सुना। तो क्यों मुंह लग रही हो? कौन मुंह लगे आपके? आप तो मास्क भी नहीं लगाती। मास्क तो तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बहू को भी सास के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूंगी, कैश क्यों दे रही हैं आप? तू ना ज्यादा मॉडर्न मत बन। अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या? हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथों से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं, और उनमें से कुछ गधे तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं धोते होंगे। हैं?
ताना मार रही है क्या? नहीं तो? तू मुझे बेवकूफ समझती है? क्या मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे? कुछ लेना ही नहीं है। अरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया फिर? बहू, तुझे ना मैं बाद में देखूंगी। बाद में मतलब कितने बजे? बहू बड़ी मजाकिया है आपकी। और सास बहुत गुस्सेल है, एक फटका दूंगी ना। अरे सॉरी आंटी जी। बहू सास से परेशान होके बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी एक शिकायत है आपकी मम्मी के बारे में। वाह, लोग बच्चे की शिकायत लेके मम्मी के पास जाते हैं, तुम मम्मी की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हारी माँ है ना, बिना मास्क के बाहर जाती है, सैनिटाइज भी नहीं करती हाथ और बिना काम के घूमती रहती हैं। अगर कोरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार, पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरा साथ दो। अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है, माँ, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है, देखना। अरे ये तो खाज है। अरे मतलब खुजली। हाँ, और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है, फैलने वाली खुजली है। परसों तक मुझे थी, आज आपको भी हो गई। ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास। अरे माँ के सामने ऐसी बात कर रही हो? क्या कर रही है? अरे तो पास आए तभी तो खुजली हुई ना। अब आप मम्मी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना। अरे मोरी मैया, जो का कह रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे बेटा दूर हट ना, दूर हो जा हमसे। सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना एकदम से। हाँ। अरे माँ जी, खुजली ही तो है। आप तो गांव की शक्तिशाली औरत हो। आपका क्या कर लेगी ये खुजली? खुजला खुजला के चेहरा लाल हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? अरे नहीं नहीं बहू, थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी दिक्कत दे सकती है ना। और खुजली है, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग क्या कहेंगे? सारे घर को खुजली हो गई तो है। तो माँ, क्या करूं मैं? अब क्रीम लगा, नहा ले नीम के पानी से, घर से ना निकल वरना लोग खुजलाओ खुजला के माय नेम इज खाज बोल के चढ़ाएंगे तुझे। और हमसे ना बेटा दूर रहा कर, कहीं हमको भी हो गई तो। माँ, ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है। खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे, कम से कम वो सुन तो पाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो? हाँ, बाबा समझ गई। अब तू अपनी खुजली का ध्यान रख, मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी, ठीक है? माँ जी, आप तो बिना बोले ही बस इशारों में ही समझ गई। वैसे ये आइडिया था किसका? आपकी बेटी का। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छू नहीं रही हूं तुझे वरना। दे दनादन हो जाता है ना माँ। अरे हंस क्या रहा है? मेरे लिए नया मास्क लेकर आ। उस दिन के बाद सास ने गांठ बांध ली। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और घर में ही बैठ के खाओ आलू पूरी। खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जाग कर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसके लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये
इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है! आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है! आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम, आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है? इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू, सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बिठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना। उसके बाद सोचते हैं कुछ।
डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास क्या खेल लगा रखा है, ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग! मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुँचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है, हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा।
फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। है? अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय! मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। खूनी कुआं। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे, आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की।
कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए। और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ हाँ नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में। दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए। यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाते हो? सीमा, तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा, कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक? आखिर क्या बात है नानी? आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे। तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही। तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी, चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल, अब चल के मेरे साथ सो जा। सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसे ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डरकर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है। वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।
अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी, मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआं मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी। हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। एक बार फिर अपनी शक्ति से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ आना मना है। गंवार जिठानी मॉडर्न देवरानी। अर्पिता की शादी राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, अर्पिता इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ आप इसकी शादी ऐसे घर में कर रही हैं? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है। खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। हाँ माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है। तू जैसा रखेगी रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था। है तो सिर्फ एक भाई भाभी और माँ पिता तो गांव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है। वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखी है, ना कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का।
अर्पिता राकेश से मिलने जाती है। अब क्या हो गया? आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ना इस शादी से मना कर दे। राकेश की आंखें अर्पिता की इस बात से लाल हो जाती है। वो रोंदे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है। ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी, जो कि पूरी देहाती थी, ए राकेश, उठ, जब पानी भर कर ला और तेरी बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब? और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा तो मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब। अर्पिता बाहर जाती है। सूट पहनी अर्पिता को देखकर जेठानी का पारा हाई हो जाता है। ए शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो, साड़ी। वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में। मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और ऐसा कैसे नहीं रहेगी? हाँ, और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए तो, देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है। उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है। पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है। कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीबी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभालें और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो, बहुत हो गया। हाँ, अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितना पढ़ी है आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेंगे तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख, हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की क्लास तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गाँव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चालाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता है। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस, यही रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ। हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी, आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ और फिर साथ में खाना खाते हैं।
जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हुई ना, कल की आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ। अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, और यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा। अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है। अरे राकेश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में। ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? राकेश बीबी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का? अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है। बहू, अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले, और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यहीं रहेंगे मेरे पास। घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं, बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी, और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है।